अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर शगुफ्ता नसीर, आपके अपने प्रोग्राम जिसका नाम है सेहत सबके लिए। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस प्रोग्राम का मकसद आप तक आगाही पहुंचाना है ताकि घर बैठे आप अपना और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रख सकें। आज हम एक ऐसे सेहत के मसले पर बात करेंगे जिससे दुनिया भर में करोड़ों अफराद मुतासर हो रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से अक्सर लोग इसे सिर्फ एक सर का दर्द समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं माइग्रेन की, जो लोगों की घरेलू ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, मुलाजमत, तालीम और घरेलू ज़िम्मेदारियों और ज़हनी सेहत पर गहरा असर डाल सकता है। माइग्रेन का दर्द सिर्फ सर दर्द तक महदूद नहीं होता, इसके साथ मतली, उल्टी, रोशनी और तेज़ आवाज़ से हसासियत, धुंधला दिखाई देना और बाज़ औक़ात बोलने या तवज्जो मरकूज़ करने में भी दुश्वारी साबित हो सकती है। बाज़ अफराद में ये दर्द चंद घंटों तक रहता है, जबकि कुछ लोगों में ये 72 घंटों तक भी जारी रह सकता है। आज के प्रोग्राम में हम ये जानेंगे कि माइग्रेन क्या है, ये क्यों होता है, इसकी अलामात क्या हैं और इससे बचाव कैसे मुमकिन है, और जदीद तिब्बी इलाज के ज़रिए इस पर किस हद तक काबू पाया जा सकता है। इस सब के बारे में जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है ब्रिगेडियर प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद अख्तर राव को। ही इज़ हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी एंड क्लिनिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट इन फ़ज़ाइया रुतफ़ा मेडिकल कॉलेज। अस्सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारी ऑडियंस के लिए टाइम निकालने का। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आप शुरू में अपना मुख्तसरन तारुफ़ करवाएंगे कि आप पेन मैनेजमेंट और इसमें कब से काम कर रहे हैं? और जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो ज्वाइन किया है 86 में। ओके। 1986 से मैं एनेस्थीसिया, पेन और क्रिटिकल केयर कर रहा हूँ, और जब से कंटिन्यूसली यानी तकरीबन 40 इयर्स हो गए हैं इसमें करते हुए। फिर मैंने पहले एनेस्थीसिया में स्पेशलाइजेशन की, उसके बाद फिर MCPS, FCPS, फिर पेन मैनेजमेंट के अंदर मैंने MSc पेन मैनेजमेंट किया। उसके बाद प्रैक्टिस तो एनेस्थीसिया का एक पार्ट है पेन, तो उससे हम शुरू से ही कर रहे हैं। लेकिन MSc करने के बाद फिर रेगुलर हमने ये प्रैक्टिस शुरू कर दी कि पेन को मैनेज कैसे किया जाए, एक्यूट भी और क्रोनिक भी। अच्छा डॉक्टर साहब, माइग्रेन क्या है और ये आम सर दर्द से कैसे मुख्तलिफ होता है? माइग्रेन जैसे देखें बहुत कॉमन है ये, वैसे तो आम लफ्ज़ में ये सर दर्द या आधे सर का दर्द कहते हैं ऐसे आम लफ्ज़ों में। यूजुअली ये राइट साइड या लेफ़्ट साइड या अल्टरनेट, कभी राइट कभी लेफ़्ट लोगों में हो सकता है। माइग्रेन एक स्पेशल फॉर्म है हेडेक की, दर्द की, सर के दर्द की, जो कि थ्रोबिंग होता है, पल्सेटाइल होता है। इसमें बाज़ दफ़ा फोटोफोबिया होता है, बाज़ दफ़ा आवाज़ आपको बहुत बुरी लगती है, रोशनी बुरी लगती है, बाज़ दफ़ा लैक्रिमेशंस आ जाती है, पानी आँखों से और नाक से बहना शुरू हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ है। बाज़ पेशेंट्स में होता ये है कि इसमें कुछ अलामात उससे पहले आती हैं, जिसको ऑरा कहते हैं। मेरा सवाल ये ऑरा कहते हैं। ऑरा जो है ना, वो उस पेशेंट को महसूस हो जाता है कि अब मुझे होने वाला है ये। अच्छा। तो उसमें बाद दफ़ा स्मेल आती है कोई ऐसी स्पेशल, उसको बाद दफ़ा कुछ आवाज़ आती है, कुछ भारीपन महसूस होने लगता है उसको, लेकिन उनको फील होता है। डिफरेंट लोगों को डिफरेंट किस्म का आ रहा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट को। हाँ, किसी को होता है, किसी को नहीं होता। इसलिए इसकी कैटेगरी करते हैं मिग्रेन विथ ऑरा, विदाउट ऑरा। ठीक है ना, कुछ को तो नहीं होता है बिल्कुल, लेकिन जिनको होता है वो थोड़ा सा एहतियाती तदबीर कर लेते हैं। पहले से उनको पता लग जाता है कि अभी होने वाला है, तो मेडिसिन ले लेते हैं। ये ट्रिगर पॉइंट्स हैं बहुत सारे। ये क्या ट्रिगर्स होते हैं लोगों के अंदर? देखिए, सबसे बड़ा तो स्ट्रेस है। स्ट्रेस ट्रिगर करता है इसको। उसके बाद जो है आपकी स्लीप है। अगर प्रॉपर स्लीप नहीं लेते आप, फिर उससे भी हो जाता है। अच्छा, अगर आप डाइट प्रॉपर नहीं लेते हैं, भूख है, वो भी ट्रिगर कर सकता है आपको। आपने बहुत देर तक खाना नहीं खाया, उससे भी ट्रिगर हो सकता है। कुछ स्मेल्स हैं ऐसी। अच्छा, सबसे बड़ा आजकल जो है ना वो स्क्रीन है। ये मेरा था सवाल आपसे कि भाई कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन जो हैं, ये बहुत ज़्यादा आजकल है कि जितना ज़्यादा आप स्क्रीन के साथ, तो उसकी जो रेज हैं उससे बड़ी जल्दी ट्रिगर हो जाता है ये। अच्छा। तो स्क्रीन टाइम कम से कम करना चाहिए इसके अंदर। और जिनको होता है ना स्क्रीन से, उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि मुझे अभी होने वाला है इसको।
अब जैसे जो कंप्यूटर बेस्ड जॉब करता है डॉक्टर साहब, तो उसके लिए क्या करें कि और वो माइग्रेन का शिकार रहता है भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बैठने ही सिस्टम के सामने है या इस तरह? देखिए, माइग्रेन जो है ना इस वक्त वर्ल्ड में बिलियंस लोगों को मौजूद है, ठीक है ना। अभी तक स्टडीज़ पाकिस्तान की नहीं है, 1-2 स्टडीज़ हुई हैं जो उसके मुताबिक भी, जो कि सिर्फ स्टूडेंट्स के अंदर हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स के अंदर, उसमें 22 to 26% बच्चों को मिग्रेन होता है। स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। अभी मैं एक स्टडी लॉन्च कर रहा हूँ इंशाल्लाह, वो भी हम कोहर्ट है स्टूडेंट्स के अंदर ही कर रहे हैं, हम अपने कॉलेज में कर रहे हैं कि उन बच्चों को देखें कि हम कितने लोगों को मिग्रेन है। क्योंकि इस वक्त जो मेरे मुशाहदे में आ रहा है वो हर दूसरा बंदा लग रहा है जी, बिल्कुल बिल्कुल, कि मुझे भी मिग्रेन है, हाँ, मुझे भी मिग्रेन है, मुझे भी मिग्रेन है। अच्छा, वो उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, लेकिन है इतने। तो ये जो है ना इतनी बड़ी और डिसेबिलिटी है, यानी बाज़ लोगों को तो 72 आज तक वो बेड रिडन हो जाते हैं, कोई काम नहीं कर सकते हैं, ना ऑफिस जा सकते हैं, ना कोई काम, ना कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो वो डिसेबिलिटी ईयर्स काउंट होते हैं, एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डिसेबिलिटी ईयर्स हैं कि आपने कितना टाइम जो है ना वो ज़ाया कर दिया डिसेबिलिटी में, सिर्फ मिग्रेन और हेडेक की वजह से। तो ये इसकी ट्रीटमेंट चूँकि अभी तक जो है प्रिवेंटिव भी कोर्स खास नहीं है, और इतनी मेडिसिन है, डिफरेंट एनासिड्स हैं, ट्रिप्टान्स हैं। हाँ, इस पे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, पहले ये बताएं कि ये ख़वातीन में ज़्यादा पाया जाता है या मर्दों में ज़्यादा है इसका शरह? नहीं, ये ख़वातीन में रिलेटिवली कहीं ज़्यादा है। अच्छा। कहीं ज़्यादा है ख़वातीन के अंदर, और वो बर्रा कोई भी नहीं है, ना मर्द है ना बच्चे हैं, सब में मौजूद होता है, लेकिन ख़वातीन में ज़्यादा है। तो कोई एज स्पेसिफिक है डॉक्टर साहब कि इस एज के बाद से ये चीज़? यंग एज में ज़्यादा है। हाँ। यंग एज में आप अगर इवन टीन एज के अंदर भी बहुत है, और 50s तक बड़ा कॉमन है ये। उसके बाद थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। मे बी लाइफ स्टाइल, अच्छा लाइफ स्टाइल भी एक हमारा बड़ा फैक्टर है इसके अंदर, जो कि एक ट्रिगरिंग फैक्टर है उसके अंदर, और रिलीविंग फैक्टर भी है। अगर आप चेंज करते हैं तो रिलीव भी होता है उससे। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है उसका कि आप किस तरह से जिंदगी इसको हम अभी आगे पूछते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है? मतलब सर का दर्द, जैसे हमने कहा ना, लोग उसको सर का दर्द समझते हैं, सिर्फ खाली सर का दर्द। माइग्रेन की डायग्नोसिस कि हाँ ये माइग्रेन है, इसका कैसे किया जाता है? या जो नाजरीन देख रहे हैं और सर के दर्द का शिकार रहते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने डायग्नोज नहीं कराया, उसके लिए वो क्या करें? अच्छा, कॉमन मैन के लिए तो यही है कि आधे सर का जो हाफ साइडेड हो, राइट हो या लेफ्ट हो, वो माइग्रेन कहलाता है, ठीक है ना। लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ थ्रोबिंग है, पल्सेटाइल है, आपको महसूस होता है धक 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 ऐसे आ रहा है, और माइनर से लेके सीवियर तक होता है, बहुत सीवियर, इतना सीवियर होता है जैसे हमारे यहाँ स्केल है 0 to 10। 0 वो है कि नहीं है बिल्कुल, और 10 वो है कि आपका दिल चाहता है मैं खुदकुशी करूँ। यानी 10 स्केल तक भी लोगों का ये होता है इतना कि जी वो चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी बस मुझे ख़त्म कर दो तो ज़्यादा अच्छा है, जितना मुझे दर्द हो रहा है इतना। तो ये है, तो डायग्नोसिस तो यही है कि वो आधे दर्द का सर है, तो वो एक फर्स्ट इंडिकेशन है कि वो इनको मिग्रेन है, हाफ। क्योंकि आम लफ्ज़ों में भी आधे सर का दर्द ही कहलाता है, तो इसलिए बाकी एक डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर वो डिग आउट करेगा उसमें से कि क्या क्या सिम्टम्स हैं, लैक्रिमेशन है। क्लिनिकल हिस्ट्री के ऊपर ही डायग्नोसिस हो जाती है, या ये सीटी, एमआरआई, ये बड़े बड़े टेस्ट भी कराने पड़ते हैं दिमाग में? नहीं, टेस्ट करवाते हैं सिर्फ इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें रूल आउट करने के लिए, कि कोई ऑर्गेनिक काज तो नहीं है, कोई ट्यूमर तो नहीं है। तो उसको रूल आउट करने के लिए, डायग्नोसिस के लिए नहीं, उन चीज़ों को रूल आउट करने के लिए सीटी, एमआरआई वगैरह करवाई जा सकती है। बाकी ब्लड के अंदर कहीं नहीं आता है किसी भी उसके अंदर। सीटी, एमआरआई का रोल सिर्फ ये है कि एक्सक्लूड करने के लिए आपने बाकी चीज़ें, कि कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन तो ब्रेन में नहीं है, कोई हेमरेज तो नहीं है, कोई इस किस्म की कोई ऐसी चीज़ें, कोई डायलेट तो नहीं हो गई हैं, वैसे एनोरिज्म जिसे कहते हैं कि वो तो नहीं हो गया कहीं। तो ये चीज़ें रूल आउट करने के लिए हम करवाते हैं, सीटी भी करवाते हैं और एमआरआई भी। अच्छा, कोई ग़िज़ा जैसे कोई चीज़ें, चॉकलेट का इस्तेमाल या चीज़ का इस्तेमाल, क्या इनसे भी माइग्रेन ट्रिगर होता है? बिल्कुल होता है। वो कौन सी ग़िज़ाइयात? चॉकलेट सबसे कॉमन है उसके अंदर,
चॉकलेट से होता है, चीज़ से कुछ लोगों को होता है, लेकिन सबसे कॉमनेस्ट जो है ना चॉकलेट है, जिससे ये अच्छा ट्रिगर हो जाता है। ओके। और इसके अलावा कोई चीज़ें जिसको मना किया जाता है या जिनको जिस चीज़ से ट्रिगर होता है उसी चीज़ से रोका जाता है? देखिए हर बंदे का एक डिफरेंट वो है कि वो उसे अंदाज़ा हो जाता है अगर थोड़ा सा टाइम गुजरेगा, क्योंकि अभी मैंने पेशेंट देखे हैं 20-20 साल से उनको माइग्रेन चल रहा है। तो अभी रिसेंटली मैं अपने डिपार्टमेंट की, तो उसमें क्योंकि मैं करता रहता हूँ, तो उसमें एक अभी बच्ची है, पोस्टिंग आई है हमारे पास इस्लामाबाद से, टेक्नीशियन है हमारी। तो उससे जब पता चला, उसने कहा सर मुझे तो बहुत होता है और मुझे तो रोज़ाना होता है, मैंने इतनी ट्रीटमेंट करा ली, इतने इंजेक्शन लगवाती हूँ, कोई ठीक नहीं होता, थोड़ी देर के लिए ठीक होता है। तो मैंने कहा फिर इंजेक्शन लगवा लो तुम, ये जो मैं प्रोसीजर करता हूँ। उसने लगवाया और वो प्रोसीजर मैंने किया था 12 मई को, आज तक उसको दर्द नहीं हुआ। अच्छा माशाल्लाह। अभी हम उस पर आ रहे हैं, उस ट्रीटमेंट के ऊपर, और ये बड़ा सरप्राइजिंग ट्रीटमेंट है जो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ख़वातीन में जो मेंस्ट्रुअल माइग्रेन होता है, जो पीरियड्स के ड्यूरिंग चलता है, तो उसका भी यही मतलब नॉर्मल इसी तरह ट्रीट किया जाता है जो आप जैसे अभी ट्रीटमेंट का बता रहे हैं, या वो सिम्टोमेटिक के? वो सिम्टोमेटिक देखें, वो माइग्रेन नहीं है एक्चुअली। ओके। वो मेनोरिया के साथ, मेंसेस के साथ जो है वो डिस्मेनोरिया भी होता है, बाकी भी सिम्टम्स आते हैं बच्चों में या ख़वातीन के अंदर, तो उसके तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप ले लें, वो ठीक हो जाता है। और जो जिन ख़वातीन में ये मेंस्ट्रुअल माइग्रेन रहता है, क्या जब वो अपना उस पे पहुंचती हैं कि भाई उनका मेनोपॉज का टाइम आता है, तो ये ख़त्म हो जाता है या तब भी चलता रहता है, उसके बाद भी चलता रहता है? नहीं, चलता रहता है। माइग्रेन जो है ना, देखें ये बाज़ दफ़ा तो हेरिडिटरी होता है, फैमिली में चलता रहता है। अच्छा। तो ये हो सकता है कि उनको फैमिली में चल रहा हो, बाकी लोगों को भी हो। तो वो जैसे मैंने कहा ना कि ओल्ड एज में जाके थोड़ी सी एक सर्टेन एज के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है और उसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाती है। तो हो सकता है कि वो मेनोपॉज के बाद कम हो जाए। अच्छा, जो ख़वातीन जैसे डॉक्टर साहब प्रेग्नेंट होती हैं और माइग्रेन का शिकार रहती हैं, अब उस प्रेगनेंसी में क्या अद्वियात या ट्रीटमेंट देना सेफ़ होता है ऐसी ख़वातीन को? देखिए ड्रग्स जितनी भी हम यूज़ करते हैं वो तो इतनी सेफ़ नहीं होती, ख़ासतौर से फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर तो बिल्कुल सेफ़ नहीं होती। लेकिन जो मैं अभी डिस्कस करेंगे, हम जो अभी ट्रीटमेंट के हैं वो बड़ा सेफ है, प्रोसीजर है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये माइग्रेन कभी जानलेवा भी साबित हो सकता है लोगों के अंदर? नहीं, जानलेवा नहीं होता, लेकिन उसकी वजह से स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट्स आते हैं ना, वो फिर ट्रिगर कर जाते हैं कि जी मैं सुसाइड कर लूँ। जैसे मैंने कहा ना, जब 10 पे पहुंचता है तो वो पेशेंट चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ, ये क्या रोज़ का मुझे जो है इस तरह से। तो माइग्रेन इटसेल्फ नहीं करता, लेकिन उसकी वजह से जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आते हैं वो उसकी वजह से हो सकता है। अच्छा नाज़रीन, डॉक्टर साहब इतने अरसे से, तवील अरसे से पेन मैनेजमेंट से वाबस्ता हैं, और डॉक्टर साहब का जो न्यू ट्रीटमेंट है, हम उसकी तरफ ज़रा आते हैं कि डॉक्टर साहब इसका ट्रीटमेंट क्या है? अद्वियात ही हैं या पेन किलर के इंजेक्शंस हैं, या क्या नया एडवांसमेंट है इस ट्रीटमेंट में कि उससे लॉन्ग रन तक, लंबे अरसे तक छुट्टी हो जाए दर्द की? जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखें इसमें ट्रीटमेंट जो गाइडलाइंस हैं उसके अंदर तो पहले सिंपल एनाल्जेसिक्स हैं, वो आप इस्तेमाल करें, पैरासीटामोल, एनासिड्स, कोई भी इनके अंदर से। उसके बाद जो है ना ट्रिप्टान, जिसकी ख़ास ट्रीटमेंट है कि वो उसकी तरह से इंडिरॉल वगैरह ये भी यूज़ करते हैं, प्रिवेंशन के लिए आप यूज़ करें। तो ये मल्टीपल ड्रग्स हैं जो कि यूज़ होती हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होते हैं, उनको चलता रहता है, टेम्परेरीली बेहतर हो जाते हैं। अपना लाइफस्टाइल चेंज करें तो उससे भी बेहतर हो जाते हैं, फ़र्क पड़ता है। मैं जो ट्रीटमेंट कर रहा हूँ अभी, उसमें वो सिंपल है, पहले भी पुराना ट्रीटमेंट है, स्फीनोपैलेटाइन गैंग्लियन ब्लॉक। स्फीनोपैलेटाइन गैंग्लियन वो दिमाग के अंदर, एक नाक के अंदर बल्कि एक टेरिगोपैलेटाइन फोसा होता है, उसके अंदर वो गैंग्लियन पड़ा होता है, ठीक है ना। और ये जो इसका जो मैकेनिज़्म है, ये है न्यूरोवेस्कुलर, जो सारा सिम्टम्स होते हैं इसके न्यूरोवेस्कुलर होते हैं, कि वेसल्स भी इन्वॉल्व होती हैं और नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है। ये जो गैंग्लियन है स्फीनोपैलेटाइन, वो उसी को कंट्रोल करता है। उसको हम ब्लॉक करते हैं, डिसेंसिटाइज कर देते हैं, 3-4 ब्लॉक लगा के। पहला ब्लॉक लगाते हैं तो उससे फ़र्क ये पड़ता है कि जी नेक्स्ट टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है उनका, और उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है।
इनिशियली जब हमने 2-3 साल पहले ये काम शुरू किया था तो ये उससे होता है। अच्छा, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरा तीसरा ब्लॉक है तो वो बहुत लंबे अरसे तक आप पेन फ्री रहते हैं। ओके। अच्छा, मैंने ये शुरू किया पहले मिग्रेन के लिए, और इस पे मैंने एक चाइना में इनवाइटेड स्पीकर एक टॉक भी दे चुका हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और लोग बड़े हैरान हुए, और मैंने बहुत ही सिंपल, अच्छा ये जो स्फीनोपैटर्न गैंग्लियन ब्लॉक है, यूजली पहले जो उसका ट्रेडिशनल है वो तो यहाँ से इंजेक्शन लगाते हैं, फ्लोरोस्कोपी एक्सरे के अंदर जाते हैं, लोकेट करते हैं उसको कि कहाँ पे, फिर वहाँ, और यहाँ पे इतने वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं कि डैमेज होने के बहुत चांसेस हैं। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हम क्या करते हैं कि नाक के अंदर उसकी लोकेशन, मेन चीज़ ये है कि आप लोकेट वो कर लें, उसमें सिर्फ ड्रॉप्स डालते हैं। अच्छा, सिर्फ ड्रॉप्स डालते हैं। और ड्रॉप्स कैसे डालते हैं, अभी ये जो कोविड था उससे तो वो लोग फैमिलियर हैं कि हम जो स्वाब लेते बिल्कुल, थे, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वही एक स्वाब लिया, सिंपल स्वाब, उसको उस जगह पे पहुँचे जहाँ पे टेरिकोपेलेट है, उसके आगे जो कॉटन होती है, ओके, कॉटन को सोक किया है, और मकसद यह तो उस गैंग्लियन के ऊपर थोड़ी देर हम वो ड्रॉप्स स्टे करें। कॉटन चूँकि सोक होती है, वो 5 मिनट के लिए वहाँ पे वो हम ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें से नलकी में से ड्रॉप डालते रहते हैं, और 5 मिनट तक उसको हम डिसेंसिटाइज कर देते हैं, और इमीडिएटली पेन ख़त्म हो जाता है, चाहे 10 का हो। अच्छा। इमीडिएटली उसी वक्त, और पेशेंट जाके अपना काम करता है, सही करता है, कोई उसको वो नहीं। तो बड़ी एडवांसमेंट है, मतलब जो माइग्रेन का शिकार रहते हैं और फ्रीक्वेंट रहते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा मेरे यहाँ अभी जब मुझे पता चला इन बच्चों को, वहाँ पे सर्जन्स को इवन, उन्होंने इतना ना आके लगवाया और इतने खुश हैं वो सारे। ये तो मैं अपने सर्किल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बारे में लोगों को नहीं पता, और हमारा आज का पर्पस ही ये शो का है कि हम आगाही पहुंचा सकें कि भाई ऐसा भी कोई और इस वक्त मैं चूँकि एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ इसी के ऊपर, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट लगा रहा हूँ। अच्छा। कोई पैसा नहीं, एक भाई नहीं ले रहे किसी से, और सारा मैंने अपनी जेब से परचेज किए चीज़ें सारी मौजूद हैं, जो भी हो जहाँ भी आप भिजवाइए हमारे पास, फ्री ऑफ कास्ट हम उसको लगाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, तो इसमें क्या कोई थिएटर में जाके बेहोश भी नहीं होना? नहीं, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, जस्ट नेजल ड्रॉप जैसे डालते हैं, बल्कि वो समझ लें कि जैसे वो स्वाब लेते थे हम, क्योंकि नेजल ड्रॉप था इसमें थोड़ा सा फील होता है कि नाक के अंदर आपने कोई चीज़ डाली है ना, तो बस यही है, उस पर हम ड्रॉप डाल देते हैं। ये तो बहुत इतना सिंपल है, 5 मिनट्स लगते हैं टोटल। ओके। और पेशेंट माशाल्लाह अल्लाह के फजल से, करम से वो बिल्कुल बहुत बड़ी, हो मैं तो जाता है। खुद सोच रही हूँ कि डॉक्टर साहब से ये ट्रीटमेंट लूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका ड्यूरेशन मतलब कितने अरसे तक का रिलीफ मिल रहा है, जितने जैसे आपने अभी तक? अब मैंने बताया ना, इतने मेरे को लगाया हमने, मेरे सर्जन हमारे अभी आए हैं, वो भी पोस्ट हुए, वो कहते हैं सर मुझे बहुत अरसे से हो रहा है। अच्छा, एक दिन मैं शुरू में मैं ब्लॉक लगा रहा था, तो हमारे जो सर्जन HOD हैं डॉक्टर यूसुफ, वो आए कि सर क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ये ब्लॉक लगाना, सर मुझे भी सिखा दें। मैंने कहा आ जाए सीख ले, सिखाया हमने। अब वो चूँकि अपनी जनरल प्रैक्टिस भी करते हैं, अपने लगाते हैं, कहते हैं इतना ज़बरदस्त इफेक्ट है, कितना मतलब। अच्छा, फिर उन्होंने इस सर्जन को ही दूसरा है, तो उन्होंने कहा कि तुम इतना मिग्रेन हो रहा है, तुम जाओ सर के पास। वो आया कि सर मुझे लगा, मैं उसको भी उस दिन के बाद अभी तक मिग्रेन नहीं हुआ। नहीं, ये तो सबका जारी है डॉक्टर साहब आपकी तरफ से कि मतलब ये तो एक दायमी बीमारी है जिससे लोग बहुत परेशान हैं, और अपनी वर्क प्लेस पे भी सही से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, बच्चे अपनी पढ़ाई पे नहीं फोकस कर पाते। मेरी अपनी ट्रेनिंग है, पार्ट 2 की ट्रेनिंग है, वो कहना कि जब उसने सबको देखा, उससे भी सिखाया मैंने, तो कि सर मुझे तो रोज़ होता है, मैं मेडिसिन लेती हूँ। मैंने कहा लगवा लो, उसने लगवाया। अब वो कहते हैं कि सर कभी हफ्ते में एक आध बड़ा माइल्ड सा होता है, मैं एक टैबलेट तो ठीक हो जाते हैं। ओके। और ये मतलब अभी तक मतलब 3-4 मंथ्स तक पेशेंट्स को वापस जी नहीं माशाल्लाह वापस नहीं आया। और दोबारा भी हमारे थे कि 2-3 ब्लॉक हैं, डिसेंसिटाइज कर रहे हैं ना एक्चुअली हम उसे, तो दोबारा लगाएंगे उससे और वो हो जाएगा। अच्छा, अब पहले तो मैं सिर्फ मिग्रेन के लिए कर रहा था, अब तमाम क्रोनिक हेडेक, इवन ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के लिए। ओके।
उसके चूँकि केसेस अभी मेरे पास इतने नहीं है, उसका रिजल्ट क्या है ये मैं अभी तक नहीं कह सकता। एक लगाया उसका भी बड़ा अच्छा, उसकी मेडिसिन रिड्यूस हो गई। ड्यूरेशन पहले उसे होता था कि जब टाइम ख़त्म हुआ तो उसको शुरू हो जाता था, तो इमीडिएटली उसको वो लेनी पड़ती थी। बिल्कुल। तो उसके फिर ये थोड़ा सा कम हो गया कि मुझे एग्जैक्टली उस टाइम नहीं होता। लेकिन क्योंकि ये केसेस हमारे पास नहीं है तो इसलिए हम इस पर अभी कमेंट नहीं कर सकते। तो इस इलाज की कोई पेचीदगी भी या कोई कॉम्प्लिकेशन भी? देखिए अभी तक तो इसके अंदर कोई, इसमें होता ही है कि जब हम नाक में डालते हैं ना तो नाक से जो भी चीज़ है गले में जाती है, तो ये कुछ ना कुछ ट्रिकल करके गले में आता है। गले में आपको फील होता है कि कड़वी सी चीज़ कोई आ गई है थोड़ी सी ना। और हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि 1 घंटे तक कुछ ठंडा और गर्म ना लें, क्योंकि वो जो ट्रिकल करके गले में गया उसने वो भी एरिया सुन कर दिया। उसमें होता ही है कि अगर वो ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंडी या बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ ले ले तो वो डैमेज होने के थोड़े से चांसेस होते हैं। 1 घंटे तक अगर वो नहीं ले तो ठीक हो जाता है। अभी तक कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हाँ हो सकती हैं, क्योंकि नोक में है, नोज़ के अंदर हम डालते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है। किसी का अगर डीएनएस है, डेविएटेड है तो पहले हम देखते हैं कि डेविएटेड है, तो उसको हम थोड़ा सा डिकंजेस्टेंट ड्रॉप्स डाल देते हैं ताकि थोड़ा सी स्पेस, अगर वो स्पेस ही नहीं मिलती तो ज़ाहिर वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकेंगे हम, तो उसको हम पहले फिर ड्रॉप डालते हैं डिकंजेस्टेंट जो है ना, ताकि वो थोड़ी सी स्पेस हमें नाक खुल जाए, उसमें से स्पेस मिल जाए तो वहाँ पहुँचे। बेसिक जो इसके अंदर टेक्निक है ना वो उस साइट को हिट करना है। ये बड़ी अहम इजाद है आजकल की कि भाई मतलब लोगों की ये तकलीफ कम हो जाए और उसके मतलब जो अटैक्स हैं सर के दर्द के उसमें कमी आ जाए और तकलीफ जो दर्द की इंटेंसिटी है वो कम हो जाए, तो ये तो बहुत बड़ा रिलीफ है। इस वक्त तक मेरे पास कोई 60 के करीब पेशेंट हो चुके हैं और बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा है। कुछ को 2-3 लगे हैं, ब्लॉक्स लगे हैं और काफ़ी ज़्यादा तो सिर्फ सिंगल ब्लॉक लगाया है, उसी से रिलीफ है। तो जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि आप कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और अगर वो इस चीज़ के लिए रिलीफ के लिए, इस दर्द से रिलीफ के लिए आना चाहें तो कहाँ आपसे रुजू करें? जी मेरे पास आ जाए, मैं फ़ज़ाइया रुतफ़ा मेडिकल कॉलेज के अंदर होता हूँ, वहाँ ऑपरेशन थिएटर में होता हूँ। मंडे टू फ्राइडे जब भी आना चाहें फ्री ऑफ कॉस्ट आके, वहाँ थोड़े सा एंट्रेंस का होता है, अपने पास शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए और आके वहाँ गेट पे बताएं वहाँ जाना है तो वो आने देंगे। मेरे पास आइए, बिल्कुल जिस वक्त भी आएंगे फ़ोन करके आएँ तो ज़्यादा बेहतर है ताकि मैं अवेलेबल हूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा कहीं कमिटमेंट होती है तो नहीं होता, वहाँ पर CPSP की बहुत ज़्यादा कमिटमेंट होती है मेरी, तो बाज़ दफ़ा अवेलेबल नहीं होता। तो आ जाएँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ठीक हो गया। डॉक्टर साहब ये तो बहुत बड़ा सदका जारिया आप कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब टाइमिंग्स क्या हैं आपके कि लोगों को पता हो कि भाई टाइमिंग्स? 9 to 2 डॉक्टर साहब फ़ज़ाइया रुतफ़ा मेडिकल कॉलेज में होते हैं और आप वहाँ जाके फ्री ऑफ कॉस्ट इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने इर्द गिर्द में भी जिनको माइग्रेन का दर्द है उनको भी बता सकते हैं कि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अच्छा डॉक्टर साहब जैसे हमने कहा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटरी मॉडिफिकेशन अगर हम करें तो उससे बेहतरी आ सकती है लोगों के अंदर जिनके अंदर कम इंटेंसिटी से या कम अरसे में देर से इसका दर्द होता है, तो उसका क्या आप कहेंगे लोगों जी को? बिल्कुल है। देखें लाइफ स्टाइल आजकल जैसे हमारा सबका ही खासतौर से यंग जनरेशन का डिफरेंट स्टाइल हो गया है, इसको आप चेंज करें। एक्सरसाइजेस ठीक है, रिलैक्सेशन ठीक है ना, रिलैक्सिंग एक्सरसाइज करें, वॉक करें, खाना डाइट जो है ना प्रॉपर और टाइमली ये चीज़, और आपकी स्लीप नींद वो प्रॉपर आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप प्रॉपर 6 to 8 आवर्स की स्लीप ले रहे हैं तो चांसेस कम हैं इसके होने के। दूसरा स्क्रीन टाइम अपना कम, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि स्क्रीन टाइम अपना कम करें, क्योंकि स्क्रीन को देखते हुए ना ये ट्रिगर हो जाता है। हाँ। अब जैसे मोबाइल है, अब हम सोने से पहले ये तो है, जैसे पहले अगर हम देखें हमारी अम्मियाँ भी और दादियाँ भी बताती है कि भाई हम तो तस्बीह पढ़ के सोया करते थे, लेकिन अब ये है कि मोबाइल आखिर तक इंसान देख रहा होता है, तो वो चीज़ भी, वो रेज भी शायद अफेक्ट करती हैं बहुत ज़्यादा करती हैं। तो इसका जो रेमेडी इसकी यही है कि आप टाइम रख लें मोबाइल देखने के, क्योंकि आजकल इतने इम्पोर्टेंट चीज़ें उसके ऊपर आ रही होती हैं कि आप फोर्स होते हैं कि ये देखना है।
ग्रुप्स बने हुए हैं, आपके ऑफिशियल वो बिल्कुल। चीज़ें आ रही होती हैं, तो वो अपना टाइम रख लें कि मैंने 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद मैंने 15 मिनट के लिए देखना है, वो चीज़ें देखनी है, जवाब देना है उनका। तो इस तरह से अगर आप मैनेज कर सकते हैं टाइम उसको, मैनेजमेंट। अपना मोबाइल के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कि आप उस पे लगा देंगे, इतनी देर बाद वो खुद ही बंद हो जाएगी स्क्रीन, खुद ही बंद और आपको रिलीफ, मतलब कि आप खुद बिल्कुल। कंट्रोल करने के बजाय वो मोबाइल आपको खुद ही मैनेज कर लेगा आपके इन टाइमिंग्स को। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो इतने पेशेंट्स देखते हैं, तो आम इससे रिलेटेड, माइग्रेन से रिलेटेड लोगों में क्या मिसकंसेप्शंस या गलत फहमियाँ या पाई जाती हैं? कुछ आपके पास कभी जी रिपोर्ट जी हुई? बहुत सारी हैं उनके अंदर। एक तो ये कि ठीक ही नहीं होगा कभी, बस हाँ। मेडिसिन खाते रहें सारी हाँ। ज़िंदगी चलेगा, ऐसा नहीं है। मेरा कम से कम बिलीव ये है कि ऐसा नहीं है, ये ठीक हो जाता है। ख़ासतौर से ये जो ब्लॉक्स लगाते हैं, जो नई चीज़ है, गाइडलाइन के अंदर नहीं है। माइग्रेन की अगर गाइडलाइन देखें उसमें ये ब्लॉक का अभी तक जिक्र नहीं आया, लेकिन होपफुली अभी बहुत जल्दी आ बिल्कुल, जब जाएगा इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं तो जी। ऑब्वियसली इंशाल्लाह इन फ्यूचर, इंशाल्लाह अभी भी मेरा ये प्रोजेक्ट चल रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसका पेपर भी पब्लिश पाकिस्तान में अभी तक कोई इस पे काम नहीं हुआ, तो ये पेपर पब्लिश हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी मेरी ट्रेनिंग है, वो हमारी बुरबन में कॉन्फ्रेंस हो रही है, इंशाल्लाह वहाँ ये भी प्रेजेंट करेंगे, यही वाला केस भी वहाँ पूरा, यानी उसका अपना भी एक्सपीरियंस है। हाँ, वही जो है ना उसको मैं दे देंगे, आप नहीं ही डॉक्टर प्रेजेंट साहब, करें। इंशाल्लाह इस रिजल्ट, इस स्टडी के रिजल्ट भी इंशाल्लाह जल्दी पब्लिश हो, इंशाल्लाह। ताकि पूरी दुनिया में ये चीज़ फैले ना। जी, सिर्फ पाकिस्तान यानी कराची में सिर्फ आप लोगों की ट्रेनिंग करा के पूरे पाकिस्तान में इस चीज़ को फैला सकते हैं, और लोगों को बहुत इजी कितना है, रिलीफ मिल कोई सकता है। मुश्किल नहीं है। खास तौर से एनेस्थीसिया जो पेन कर रहे हैं उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। इवन न्यूरो, अभी मैं पिछले दिनों गया हुआ था कि एक रजिस्ट्री लॉन्च की है हेडेक सोसाइटी ने, तो जिसके अंदर, क्योंकि इस वक्त तक पाकिस्तान में कोई डाटा है ही नहीं ना, बिल्कुल अनफॉर्चुनेट, डाटा अवेलेबल ही नहीं है उसके अंदर। तो डाटा कलेक्ट करेंगे कितने लोगों को मिग्रेन है, मेरे हिसाब से तो लगता है कि 2/3 लोगों को तो कम से कम है मिग्रेन। और जैसे जैसे अब लाइफ स्टाइल होती जा रही है तो और बढ़ता जाएगा, तो वो चीज़ बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि प्रॉपर स्लीप का ना होना, स्ट्रेस का हर टाइम, सबसे बड़ी स्क्रीन टाइम का, फिर प्रॉपर डाइट ना होना कि बस चलते फिरते खा लिया, पूरा कोई टाइमिंग्स नहीं है उसके खाने के, या ये सारे ट्रिगर फैक्टर हैं जो कि वो हमारा पूरा ये लाइफस्टाइल है ना जो हमने चेंज कर दिया। बिल्कुल, उसको दोबारा से हम पुराने लाइफस्टाइल में के कोई टाइम निकालें, कोई वॉक करें, कोई रिलैक्सिंग एक्सरसाइज करें, घर पे बैठें, कोई बातें ऐसी कर लें जिसमें रिलैक्सिंग हो आप। बिल्कुल, कि आपका जो भी स्ट्रेस है, जैसे पहले होता था कि टेबल पे बैठते थे सब, तो खाने के टाइम पे बात हो रही है कि वो अपने पूरे दिन भर की आप शाम में बैठ के पूरी फैमिली बैठती थी कि जब किस तरह से हम बातें करते थे, कहानियां सुनाते थे, जिससे ज़्यादा रिलैक्सिंग है। बिल्कुल बिल्कुल, कि जो भी स्ट्रेसेस है वो निकलते हैं आपस में बात करने से। दुनिया इतनी मतलब वो हो गई है कि मोबाइल के अंदर सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन ये स्ट्रेसेस और ये जो चीज़ें हैं इसके और बढ़ गए हैं, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आखिर में आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे, जो माइग्रेन का शिकार भी हैं या जो नहीं भी हैं लेकिन उनके घर वाले इसका शिकार हैं, तो उनको आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जी माइग्रेन ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ट्रीट ना हो सकती हो, है हमारे पास है। आप आइए हमारे पास, इस वक्त तो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट चल रहा है। फ़ज़ाइया रुतफ़ा मेडिकल कॉलेज में आइए, टाइम लेके आइए। विदाउट टाइम आना चाहते हैं फिर तो उसमें थोड़ा सा चांस होता है कि शायद किसी वक्त में अवेलेबल ना हो, लेकिन आइए आप वहाँ पे, इंशाल्लाह ये हम ब्लॉक्स लगाएंगे उनको, और वो अल्लाह के हुक्म से, हमारा उसमें कोई कमाल नहीं है, लेकिन अल्लाह ने एक शफा दी है तो वो पेन फ्री होंगे इंशाल्लाह, माइग्रेन नहीं हो। बाकी तो ट्रीटमेंट यही जो मेडिसिन हैं वो ले रहे हैं, प्रिवेंटिव है वो भी चल रही हैं, वो तो सारा। मेरे पास ज़्यादातर जो है रेफरल केसेस हैं, क्योंकि मैं ऐसी ओपीडी तो करता नहीं हूँ, तो ज़्यादातर न्यूरो फिजिशियन से ही आते हैं। 10-10 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, मेडिसिन खा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा। जब उन्हें पता चला कि जी सर लगा रहे हैं, और भी हैं, ये तो एक स्फिनोपेलेटाइन गैंग्लियन ब्लॉक है ना, बाकी भी हम नर्व ब्लॉक भी करते हैं उसमें, लेकिन सबसे अच्छे इफेक्ट इसी के, लेस इन्वेजिव है कि बस कुछ भी नहीं है, नाक में डाला और ड्रॉप डाले और कुछ भी नहीं है इसके। पेशेंट भी ना डरे कि पता नहीं कौन सी सर्जरी हो रही है या मुझे थिएटर में क्यों लेके जा रहे हैं, तो ये बड़ा इसका कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इवन ओपीडी में हो सकता है, ओपीडी में हो सकता है। तो ये बड़ी डॉक्टर साहब की एक कामयाबी है, और अल्लाह ताला इनको कामयाब करो। और ये सदका जारिया है डॉक्टर साहब आपकी तरफ से पूरे पाकिस्तानियों के लिए कि इंशाल्लाह इस चीज़ के रिजल्ट्स आएँ और ये गाइडलाइंस के अंदर, ऑफिशियल इंटरनेशनल गाइडलाइंस के अंदर ये चीज़ ऐड हो। नाज़रीन,
गुफ्तगू आपने सुनी और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा हुआ होगा कि माइग्रेन एक काबिले इलाज बीमारी है, लेकिन इसके लिए बरवक्त तशख़ीस और मुनासिब इलाज और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी बहुत अहम है। अगर आपको और या आपके अज़ीज़ को बार बार शदीद सर का दर्द होता है तो ख़ुद इलाज करने के बजाय किसी मुस्तनद मुआलिज से ज़रूर रब्ता कीजिए। अगर आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया तो हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब सिर्फ सेहत की बात होगी हर घर में। आज के लिए इतना ही। अपनी होश को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।